नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने यूपी टेट 2023 के परिप्रेक्ष्य में जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उसके बारे में आपके साथ साझा कर रहे हैं, उसके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो ईवीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले वर्षों में, पिछले लगभग 10 वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम आधार बना के तैयारी कर रहे हैं। देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आए हैं तो क्या वो आगे रिपीट हो सकते हैं। अगर रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर करने से ये आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, और इन केस अगर वो रिपीट होता है तो फिर आप उसमें पीछे न रह जाएं, ठीक है, पिछड़ने न पाए कि वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो पाए। तो उसी क्रम में आज हम यूपी टेट 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ, जो कि जून में आपका एग्ज़ाम हुआ था, 27 जून 2013 को परीक्षा हुई थी ये। तो इसमें जो 30 ईवीएस के क्वेश्चन थे उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये केवल और केवल आपका जो मतलब विजुअलाइजेशन है कि भारत के नक्शे को आपने कितना अच्छे से स्टडी किया है, बस यही इस क्वेश्चन को हल करने का मंत्र है, मूल मंत्र है इसका है। तो गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। तो आप बिना किसी बहुत ज़्यादा प्रयास के इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ये सब आपके तट पर हैं। ठीक है, और जो अरब सागर वाला तट है, पश्चिमी घाट वाला तट है, उसी के सहारे लगे हुए हैं सारे राज्य आपके। तो राजस्थान जो है ये इसकी किसी भी समुद्र से समुद्री सीमा इसकी नहीं लगती है। ठीक है, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र जो है वो पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह राज्य भी हैं। ठीक है, निम्न मतलब किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें एटीपी, एसटीपी, डब्ल्यूपीएल या बीओडी। तो बीओडी यहाँ पे सही उत्तर है। इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इसके बेसिस पे जो कोई नदी है तो उसमें प्रदूषण का क्या स्तर है उसको नापा जाता है। ठीक है, वायरस संक्रमण से होने वाले रोग कौन से हैं। वायरस का मतलब आपके विषाणु से, और बैक्टीरिया हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन, और केवल यूपी टेट में ही नहीं और अन्य भी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें जीवाणु से, ठीक है, और आपके विषाणु से जो होने वाले रोग हैं, कवक से होने वाले जो रोग हैं वो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस संक्रमण से, तो टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, मलेरिया हो गया, जुकाम हो गया, ये आपके 4 इसमें विकल्प थे। तो इसमें सही उत्तर जो होगा आपका जुकाम होगा, क्योंकि जुकाम जो है वो वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग इसलिए कि मान लीजिए अगर 2 लोग आपस में बैठे हैं, अगर किसी एक के जुकाम है तो जुकाम जिसके है उसने अगर पड़ोस वाले के ऊपर छींक दिया, आसपास छींक दिया है, स्नीजिंग की है, तो उसके वायरस जो है वो उसके शरीर में भी प्रवेश करता है, तो उसको भी जुकाम होने का चांस रहता है। ठीक है, बाकी आपका टाइफाइड हो गया, ठीक है, कॉलरा हो गया, मलेरिया जो, और ये सब जल से जनित मतलब वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, जल से रोग होते हैं। ठीक है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है। मतलब कृषि को प्रभावित करने वाला जो मौसम का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है वो कौन सा है। तो इसमें आपका जो वृष्टि मतलब वर्षा जो है, ठीक है, ये भारत में जो कृषि है उसको प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, क्योंकि भारत एक उष्ण और समशीतोष्ण 2 कटिबंधों में स्थित राज्य है, देश है, तो इसीलिए ठीक है यहाँ पे कृषि को जुआ बोला जाता है। क्यों? अगर अच्छी खासी बारिश होगी तब तो आपकी फसल अच्छी होगी, अगर अच्छी खासी बारिश नहीं होती है तो फिर आपको कृत्रिम रूप से मतलब सिंचाई के माध्यम से पानी देना पड़ता है, जो कि उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता है जितना वर्षा जल से होता है। ठीक है, तो इसीलिए भारतीय कृषि को जुआ बोलते हैं, वर्षा का जुआ भी कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ठीक है, तो मध्यमंडल, जिसको मीजोस्फीयर बोला जाता है, ये मध्यमंडल जो है सबसे ठंडी परत माना जाता है। क्यों? क्योंकि मध्यमंडल तक वायुदाब का तापमान गिरता रहता है। ठीक है, जो मध्यमंडल है वहां तक वायुमंडल का तापमान गिरता है, और मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस से हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, क्वेश्चन हमेशा आते हैं इससे। तो मीथेन जो है यहाँ पे ऑप्शन में थी, बाकी आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो कि अम्लीय वर्षा का सबसे प्रमुख एलिमेंट है, तत्व है। ऑक्सीजन आपकी प्राणदायी गैस है। आर्गन जो है वो एक तरह की निष्क्रिय गैस है, आपकी अक्रिय इनर्ट गैस है, ठीक है, नोबल। और जो मेथेन है वो आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, ठीक है। 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है, बाघों की जो घटती संख्या है उसको रोकने और बाघों के संरक्षण को शुरू करने के लिए इसको शुरुआत किया गया था, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हिली नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। पृथ्वी जो पृथ्वी का तल है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खिंची हुई होती है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केवल इसकी भाषा पे आप मत जाइए कि क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा मतलब इमेजिनरी लाइन है, वो कहीं पे आपको ग्लोब पे दिखेगी नहीं, ठीक है। उस रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खिंची हुई है? इसी को हम जो इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा बोलते हैं। यहीं से तिथियों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर 2 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। बस इतनी सी बात है इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? अब गल्फ ऑफ मन्नार, अगर आपको मन्नार की खाड़ी पता है तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं यहाँ पे। तो तमिलनाडु में जो गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, अलग अलग परीक्षाओं में, ठीक है। और तमिलनाडु में है, ये हमने आपको बता दिया। और सबसे एक उथला पानी, जो छिछला पानी होता है, उसकी ये सबसे बड़ी खाड़ी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये भारत का इंपॉर्टेंट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय मतलब जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे दूसरा है, पहला नीलगिरी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? लिंगानुपात यहाँ से क्वेश्चन में आपके पूछा है, तो भारत का लिंगानुपात जो है वो आपका 943 है, ठीक है। 943 रेशियो 1000। तो लिंगानुपात का मतलब ही होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। 2011 का आंकड़ा है। इस समय का जो करंट आंकड़ा मतलब जो अनुमानित किया गया है वो 1000 से ऊपर है, ठीक है, मतलब पुरुष कम है, महिलाएं ज़्यादा हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केंचुआ जो है वो किसान का मित्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि केंचुआ जो है नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है। तो मिट्टी की जो परत है, धीरे धीरे परतें जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो इससे मिट्टी की जो उत्सर्जन, जो मिट्टी की एक्टिविटी है, ठीक है, उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ये पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, 2016 का जब पेपर हमने डिस्कस किया था तो उसमें चिपको आंदोलन का प्रणेता पूछे था, किसने शुरू किया। और यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य से संबंध है, तो गढ़वाल जगह है, गढ़वाल जिला है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट, देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम तो सबको ध्यान है, लेकिन इसमें चंडी प्रसाद भट्ट ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी, ठीक है। और अमृता एक करके अमृता प्रसाद करके थी, तो वो भी इन्होंने, अमृता करके नाम है, पूरा नाम मुझे नहीं ध्यान है, तो वो भी इसमें इनका नाम है, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। और एक बार वर्ष भी पूछा गया है, किस वर्ष से शुरू किया गया था, तो ये 1973 में। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो इथोलॉजी में जीवों के जो व्यवहार का अध्ययन है वो किया जाता है। बाकी इसमें जो ऑप्शन में आपका इटियोलॉजी था, नियोलॉजी था, ठीक है, डेमोलॉजी था। तो जो नियोलॉजी है उसमें जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो आयोडीन है, खाने वाला जो नमक है, उसका एक प्रमुख स्रोत माना जाता है समुद्री शैवाल, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सैक या लाइकेन क्या होते हैं? तो सैक हिंदी में हम मतलब सैक हिंदी में और इंग्लिश में इसको लाइकेन बोलते हैं। तो ये एक तरह के सहजीवी होते हैं, ठीक है। सहजीवी का मतलब ऐसे जंतु भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं,
जो एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उनको हम सहजीवी कहते हैं, जिसमें आपका राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। राइबोसोम हो गया, सैक या लाइकेन हो गया, प्रमुख सहजीवी है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो ये देखिए, जो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसका इस्तेमाल वाहनों में भी होता है और उद्योगों में भी होता है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। और जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको हम घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रसोई घर में। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता, तो इसका जो सृजन है वो जो आपके विकल्प हैं, इसमें व्याख्यान था, ठीक है, समूह वार्तालाप था, क्षेत्रीय भ्रमण था और अध्ययन था। तो जो क्षेत्रीय भ्रमण है ये एक प्रमुख इसका तरीका हो सकता है कि रीजनल टूरिज्म, मतलब आसपास के एरिया में भ्रमण करा करके, ठीक है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका प्रमुख, मतलब हिंदी में इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, तो इसका संक्षिप्त रूप है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? आसान क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उससे ओजोन गैस इनमें बचाती है। ओजोन जो लेयर है, ठीक है, परत है, वही उनको बचाती है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। स्तनधारी का मतलब है, ठीक है, जो मैमल्स हैं उसमें उनको स्तनधारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, और ये एक रात्रिचर प्राणी है, नॉक्टर्नल जिसको बोलते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण बायोटिक और अबायोटिक घटकों का मिश्रित रूप है। ठीक है, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका यूनेपा है, यूएनएफपीए है, यूनेस्को है, यूएनडीपी है या डब्ल्यूएचओ है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर माना गया था वो आईयूसीएन इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन में था नहीं। ठीक है, तो जो आईयूसीएन है, आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन, यही संस्था इसके लिए उत्तरदायी है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इस उत्तर को आयोग ने भी गलत माना था। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन, कृत्रिम वर्षा के लिए जो मेघ बीजन है उसके लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका सिल्वर आयोडाइड है, जिसको AgI बोला जाता है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो ये कृत्रिम वर्षा के ये जो मेघ बीजन का काम करता है वो प्रयुक्त रसायन आपका सिल्वर आयोडाइड है, पूछा गया है परीक्षाओं में ये। बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल किससे तैयार होता है? तो ये जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि देश का पहला जो बायोडीजल संयंत्र है वो कहाँ पे लगाया गया? तो देश का पहला जो बायोडीजल संयंत्र है वो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार, ध्यान रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और जब भी ये हम बोलते हैं तो इससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि 14 दिसंबर, एक दिन 2 दिन पहले जो है 14 दिसंबर को विश्व हिंदी दिवस भी, जो हिंदी दिवस है उसको भी मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों दिवस आपके आसपास है क्योंकि, तो आप उसको याद कर सकते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछेंगे। सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर का मतलब क्या है? देखिए, एक तो सेरीकल्चर होता है, एक सिल्वीकल्चर होता है। तो सिल्वीकल्चर का मतलब है जो वन और वन्य जीव सामग्री का उत्पादक है। ठीक है, मतलब जो वनों और वन्य जीव से संबंधित जो उत्पाद है उससे रिलेटेड है। निम्न में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल यहाँ पे है। ठीक है, जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है तो चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। चंद्रप्रभा, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली जिले में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होगा? इसमें हाथी है, शेर है, बकरी है, सांप है। तो सांप इसमें जो है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। प्रथम श्रेणी के इसमें जो शेर है, जो हाथी और बकरी है आपका, वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाएगा और शेर जो है वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। झूम खेती होती है कहाँ पे? झूम खेती जो इसमें आपके विकल्प हैं केरल, बिहार, तमिलनाडु, मेघालय। तो मेघालय में झूम खेती, तो झूम खेती जो है वो पर्वतीय, जो आपके पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में की जाती है।
ठीक है, ये एक अस्थायी कृषि पद्धति है जिसमें प्रमुख जो स्थान है कहाँ कहाँ पे की जाती है, तो पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में भी आपका मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये जो आपके पूर्वोत्तर भाग है, यहाँ पे पूर्वोत्तर जिले हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, यहाँ पे कृषि काफ़ी फेमस है, झूम खेती। अंतिम प्रश्न था कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जो ड्राई आइस है, शुष्क बर्फ, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही इसी का शुष्क रूप जो है वो शुष्क बर्फ कह दिया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन हुए जो कि 2014 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, सॉरी 2013 में क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आए थे 30 ईवीएस के क्वेश्चन, इसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।